बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 18 जून 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर, नून लीग के ज़बा होने का वक्त आ गया है और नून लीग ने हथियार फेंक दिए हैं। ये किसी भी वक्त मुल्क से भाग सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मुनीफ फारूक कह रहा है। किस बुनियाद पर कह रहा है, हमारे साथ रहिए। दूसरी खबर, इस्लामाबाद में जी पाकिस्तान के नए सियासतदान जो बड़े ओहदों के उम्मीदवार हैं, लालच रखते हैं, उनकी नाजेबा वीडियोस पकड़ी गई हैं। ये अगर वीडियोस फॉरेंसिक होने के बाद अवाम में आ गई तो कई जो सियासी पार्टियां हैं ये यतीम हो जाएंगी। तीसरी खबर ये है कि चोलिस्तान में पंजाब के 3 बड़े शहरों से कम सिन बच्चियां अगवा करने के बाद और वालदैन से खरीद कर ये गलत कारी के लिए वहां पहुंचाई गई हैं और इतनी हौलनाक स्टोरी है कि आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। चौथी, नून लीग ने जो वजीर मुमलिकत रखी है आईटी शिजा फातिमा, इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन चेक कीजिए और अपने कानों को हाथ लगाइए कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और आखिर में जो मुमलिकत का एक और मिनिस्टर है एहसन इकबाल प्रोफेसर साहब, इसने जो मनसूबा बंदी अपने खानदान की है, कमाल की है। ये लोग नहीं सुधरने वाले। तो सबसे पहले चलते हैं जी लाहौर, जहां पर अफरा तफरी का माहौल है। ये लोग किसी भी टाइम इक्तदार छोड़कर त्यारा पकड़कर ये भाग सकते हैं। नवाज शरीफ ने वापस बिल्कुल नहीं आना और इन लोगों के अगेंस्ट जो फैसल वाडा करप्शन के केसेस बमाए सबूत लेकर मैदान में आया है, एक केस हम आपके सामने रखते हैं और फिर मुनीफ फारूक का जो तबसरा है वो आपसे शेयर करते हैं कि इनके जो इक्तदार का सूरज है ये बिल्कुल डूब चुका है। होता कुछ यूं है जी, पंजाब में फैसला किया जाता है कि हमने 2000 बसें खरीदनी हैं और पंजाब में उनको चलाना है। ये पंजाब के शहरों में घूमती आपको नजर आती हैं ग्रीन जी। एक गैर मुल्क से सौदा किया जाता है और सौदे में इसकी जो कीमत तय होती है 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की एक बस। ओके जी, पेमेंट हो जाती है। लेकिन जब ये बस बहरी जहाज पर सफर करती हुई पाकिस्तान पहुंचती है पंजाब लाहौर में, तो इसकी कीमत बढ़ जाती है और ये हो जाती है 9 करोड़ की एक बस। अब एक बस में 5 करोड़ रुपए की करप्शन है। कितनी? 5 करोड़ की। और टोटल बसें कितनी हैं? 2000। तो सीधा सामना ये 100 अरब रुपए की करप्शन है। अब ये जो करप्शन है ये पकड़ी गई है, ये डॉक्यूमेंटेड है और डॉक्यूमेंटेड भी ऐसे हैं कि उनके ऊपर प्रूफ लगा हुआ है, स्टैंपें लगी हुई हैं दूसरे मुल्क की भी और पाकिस्तान में पेमेंट की भी। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है? याद रखिए, शरीफ खानदान हुक्मरान है। इन लोगों के अलावा तो हम तो वहां पे करप्शन कर नहीं सकते। तो एक फ्रंट मैन जो है, कल हमने कहा था कि मरियम औरंगजेब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो आपने कहा था कोई सबूत भी दें। ये हैं सबूत। हमने फैसला किया है कि हर रोज इंशाअल्लाह करप्शन का एक मंसूबा और उसके सबूत हम आपके सामने रखेंगे। अब फैसल वाडा जो है, फैसल वाडा ने कहा है कि ये जो मेरे पास रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान की एफबीआर के पास ही नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए, एफबीआर के पास नहीं है तो ये सबूत किन लोगों ने इकट्ठे किए हैं? आप सेंस रखते हैं ना, एफबीआर फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है तो उन लोगों ने इकट्ठे किए हैं जो हुकूमत के नीचे नहीं हैं। तो क्यों किया है हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के एक ताजरों का जी डेलीगेशन, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो पाकिस्तान की एक इंतहाई बड़ी शख्सियत से उनकी मुलाकात होती है। वो शख्सियत उनसे पूछती है कि हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद क्यों पाकिस्तान की मईशत और आम लोगों के हालात बेहतर नहीं हो रहे और आप रो रहे हैं। वो जो ताजर थे, इनका ताल्लुक कराची से था, तादाद इनकी 10 थी। उन्होंने यक जबान होकर कहा कि हजूर, अगर ये हुकूमत और ये हुक्मरान मजीद रहे तो आप एक चॉइस कर लें, ये हुक्मरान रख लें या पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान के झंडे को रख लें। इससे ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं हो सकती। इसके बाद फैसला किया गया कि इन लोगों का पाकिस्तान में मजीद रहना नामुमकिन है। अब ये लोग जाएंगे तो कौन आएगा?
खबरें हैं कि इमरान खान के साथ मामलात तय हो रहे हैं, इमरान खान के साथ मुलाकातें हुई हैं बहुत बड़े लोगों की। अब जब ये खबर मुनीर फारूक तक पहुंचती है तो अब आप समाप्त कीजिए उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि अगर किस्मत में इमरान खान का दोबारा वजीर आजम बनना लिखा है, याद रखिए ये वो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक कहते थे कि इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका है, वो दोबारा नहीं आएगा। अब क्या कह रहे हैं, वो आने वाला है और वो आकर वो कुछ करेगा जो उसके साथ हो चुका है उसको 2 से जरब दे दें। दर हकीकत शायर जो है वो नून लीग को डरा रहा है कि आप लोगों का जो मुखालिफ है वो तो अजियतें बर्दाश्त कर गया, लेकिन अगर उसने 2 से जरब दे दी तो आपका जो बचना है और आपका जो सरवाइव करना है नामुमकिनात में से है। अब आपको समझ आया क्यों शरीफ खानदान दोबारा बीमार भी होने लगा है, कैंसर के मर्ज भी उनको लहक हो गए हैं और सर्जरियां जो हैं ये भी हो रही हैं। तो इस दफा जो बच बचा के निकलना है नामुमकिन है। इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने बड़ी कर रखी है पाकिस्तान की जुडिशरी में, लेकिन हालात कुछ और हैं। अगर हालात अच्छे ना होते तो हम आपको एक और खबर देते हैं कि कैसे इन्होंने हथियार फेंक दिए। इन्होंने जी पंजाब पुलिस को अहकामात जारी किए हैं और नून लीग ने पीटीआई पंजाब से राब्ता किया है और उन्हें कहा है कि आप जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट जुलूस निकालें। पंजाब पुलिस हम श्योरिटी देते हैं आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, आपके घरों पर रेड भी नहीं किया जाएगा। ये पीटीआई पंजाब के एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी से कंफर्म करने के बाद हम आपके सामने रख रहे हैं और इसकी एक मिसाल भी देते हैं। आज तीसरा दिन है, सुनिए कैसे पंजाब पुलिस बदल गई है। लाहौर सेशन कोर्ट वकीलों का एक ग्रुप का, एक चंद लोगों का झगड़ा होता है डीएचए लाहौर में, और 3 दिन से जो वकला हैं उन्होंने सेशन कोर्ट को ताला लगा रखा है। याद रखिए एसओपीज के मुताबिक अगर ताला लगेगा तो 780A की दरखास्त होगी और जो एंटी राइट्स फोर्स है वो 15 मिनटों में वो ताला खुलाएगी। आज 72 घंटे हो गए हैं, ना पुलिस वहां पर मौजूद है ना ही कुछ हरकत हो रही है। तो अब आप खुद समझिए कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। ये लोग असल में इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाना चाहते हैं कि अगर हम दरमियान से हट गए तो पीटीआई आपसे रुकने वाली नहीं है और पीटीआई आपको कच्चा चबा जाएगी। ये हर आदमी सियासत करता है। इसी बात को आप जो राना सनाउल्लाह ने टेलीविजन पर बैठकर कहा है कि अगर 10,000 बंदा अडयाला के बाहर जमा हो जाए तो मैं खुद उनके पास जाकर बैठ जाऊंगा। वो क्या कह रहा है कि पीटीआई निकले और निकले ताकि एक मोमेंटम बने और हमारी जो वैल्यू है वो दोबारा बन जाए। 9 मई के बेनिफिशियरी कौन है? यही नून लीग है। यही फिर पीटीआई का डर दिलवाकर और इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाना चाहते हैं कि हमसे ज्यादा तलवे चाटने वाला कोई नहीं है, वगरना आपको खा जाएगी। मुनीर फारूक कहता है कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा? ये वो शख्स है जिसका कोई यकीन नहीं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि रावी क्या लिखता है। एक और स्टोरी आप मुलाहिजा कीजिए। नून लीग के जो एमपीएज हैं जी, इनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। आज 2 जो एमपीएज हैं नून लीग के जिनका ताल्लुक लाहौर से है, हमारी उनसे मुलाकात होती है। हमने पूछा बॉडी लैंग्वेज कैसी है जनाब मरियम नवाज की। उन्होंने कहा बिल्कुल, या तो बीमारी की वजह से इंतहाई चुप हैं और मायूस लग रही हैं, दूसरा करप्शन की जो फाइलें हैं वो भी खुल रही हैं, तो लगता ऐसे है कि बहुत बुरा होने जा रहा है। हमने उनसे पूछा कि आप मुलाकात की कोशिश कर रहे थे मरियम नवाज से, हुई या नहीं? उन्होंने कहा कि सिवाय 10-15 एमपीएस के जो शरीफ खानदान के इंतहाई करीब हैं, मरियम नवाज पिछले 2 सालों में किसी पंजाब के जो एमपीए है उससे उन्हें मुलाकात नहीं की। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने फिरौन हैं, ये कितने जमहूरी हैं और कितना ये लोगों को इज्जत देते हैं। हजूर, इन लोगों ने जो अपने आसपास है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन रखे हुए हैं और एमपीएस का एक बहुत बड़ा ग्रुप एमपीएस का नून का वो इनके खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुका है
किसी भी वक्त अगर इन्होंने चूं चरां की तो इनको उठाकर चारपाई से नीचे फेंक दिया जाएगा और इनकी हड्डियों में से जो है ना रस निकलनी शुरू हो जाएगी, ये हड्डियां जेल में होंगी, याद रखिए। अब आप, ये तो आपने पंजाब सुना, अब आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जी नए सियासतदान जो अपने आप को बड़े ओहदों का उम्मीदवार गर्दानते हैं, अब आप समझ गए होंगे उन लोगों की ये तादाद में है जी 2, 3 भी हो सकते हैं। इनकी वीडियोस पकड़ी गई हैं एक मकामी जो है एक फार्म हाउस से। वहां पर ये जो इंतहाई नाजेबा हालत में ये अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देते हैं, और अगर ये वीडियो फॉरेंसिक होने के बाद आपके हत्थे चढ़ गई तो फिर याद रखिए कई सियासी पार्टियों के जो मुस्तकबिल हैं वो तारीख हो जाएंगे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमने पार्टियों को यतीम होने का कहा है तो वो कौन सी पर्सनैलिटीज हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान में पीका ना होता और हमारे पास फॉरेंसिक की वो रिपोर्ट अगर मौजूद होती तो 2 नाम जो हमें हमारे इल्म में आए हैं और जो पूरा इस्लामाबाद उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम जरूर आपके सामने डिस्क्लोज करते। लेकिन हाय पीका, हम अपनी जिम्मेदारी का, हम जो अपनी जिम्मेदारी है वो किसी सूरत नहीं भूलेंगे। अब तीसरी आप देखिए, आज असेंबली में जी अजीब सूरत हाल पैदा हो गए। एक MNA है जी दिनेश कुमार, इसने आज सूरत बकरा की आयत जो है वो पढ़ी है असेंबली में। उसने कहा है कि अल्लाह ताला सूद पर लानत भेजता है और मना फरमाता है। जब उसने ये आयत पढ़ी तो नीचे बैठे थे चैंपियन मुसलमान असेंबली में, उन्होंने कहा कि दिनेश कुमार ऐसा करो, आप इस्लाम कबूल कर लो। वो कहता है ठीक है, पहले आप मुसलमान बन जाएं, खुदा कसम आपको देखने के बाद मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अब इससे बड़ी चपेड़, इससे बड़ी जो गाली है किसी मुसलमान को नहीं दी जा सकती। और असेंबली में ये अल्फाज सुनने के बाद ये चोरों की तरफ एक दूसरे को देखते रहे। क्यों? कोई एक पार्लियामेंटेरियन भी मुसलमान नहीं है। मुसलमान को नाम रखने से होता है? मुसलमान होता है अमल करने से। जो पार्लियामेंटेरियन मलूकियत के आगे खड़ा ना हो सके, जो डंडे के आगे ना खड़ा हो सके, हजूर वो शख्स मुसलमान नहीं है। ये मेरा फतवा नहीं है, ये मौलाना इसहाक का है। आप क्यों मलूकियत को लाइट लेते हो? कभी आप मौलाना मादूदी की खिलाफत और मलूकियत पढ़िए, और जो मौलाना इसहाक है उसका जो कंसेप्ट है, ये बनु उमैया की जो हुकूमत बनी थी उसके बारे में, तो फिर आपको पता लगेगा कि मलूकियत डायरेक्ट तौहीद से चलती है और हजरत इमाम हुसैन की जो फलसफा कुर्बानी है वो उसको उसमें लेके आता है। जरूर समाअत कीजिए कभी जो है ना मौलाना इसहाक को। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। पाकिस्तान कितना गिर गया है, इतना गिर गया है कि आप सोच नहीं सकते। एक जी शख्स है, उसका नाम है राशिद अजीज भट्टी, इसका ताल्लुक चोलिस्तान से है। इसने आज एक पैगाम भेजा है जी। उसने कहा कि फैसलाबाद, गुजरात और लाहौर से कम सिन बच्चियों को खरीद कर अगवा करके ये चोलिस्तान पहुंचाया जाता है, जहां पर अयाश लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं और इन मासूम बच्चियों के साथ रेप करते हैं। ये उसका जो पैगाम है, ये जो उसकी स्टोरी है, ये रिकॉर्डेड है और हमारे पास महफूज है। अब हमने अपने तौर पर ये जो लाहौर और फैसलाबाद गुजरात है वहां पर पूछा कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इन शहरों में मुतवातर छोटी जो बच्चियां हैं उनके अगवा होने की और गैब होने की खबरें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक सहाफी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताया है कि कुछ वालिदैन ने अपनी बच्चियों को फरोख्त भी किया है। कानों को हाथ लगाइए, ये मुहर्रम और हराम है, तो हम किस तरफ और किस जानिब हम सफर कर रहे हैं, अल्लाह ताला की पनाह। ये इस्लामी मुल्क है, घबराइए नहीं। अगर कोई शख्स हिम्मत करके आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज का हिस्सा बनिए, बजाय इसके कि उसको अकेला छोड़ दो। तो ये शख्स है राशिद अजीज भट्टी, इसने कहा है थोड़ी सी तफ्तीश कर लें। और उसने एक और कहा है कि इस चोलिस्तान में इस गंदे एक्ट की वजह से कई बच्चियां
कत्ल हो चुकी हैं और उनको इस सहरा में दफना दिया गया है और चोलिस्तान को अय्याशी का अड्डा बना दिया गया है। अल्लाह अकबर। ना इन्होंने पहाड़ छोड़े हैं, ना इन्होंने मकान छोड़े हैं और ना इन्होंने अब सहरा छोड़े हैं। पता नहीं इस मुल्क पर पत्थरों की बारिश होनी है तो हमने सीधा होना है या हमने तौबा तैब होकर अल्लाह ताला के हजूर गिर पड़ना है, वगरना हमारी जो आदतें हैं ना, उन जो कौमें पहले बर्बाद हुई हैं उससे कुछ आगे तो हैं, उनसे हम पीछे नहीं हैं। अब पीछे कैसे नहीं है जी। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों की आप चोचले तो देखिए। एक जी है पाकिस्तान में एहसन इकबाल, ये अपने आप को प्रोफेसर कहता है। अच्छा, प्रोफेसर जब ये कहता है, इसने अपनी बहन को जी कबल अज वक्त रिटायरमेंट दिलवाई और 6 माह उसके रहते थे। अब 6 माह बाद रिटायर होकर इसने घर चले जाना तो इसने उनको जी जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें उसको मेंबर बना दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितने कितने बुरे हैं यार, ये कितने बुरे लोग हैं कि वो सीएसएस जो इस कौम को सर्व करेगा, मुल्क की जो करीम है, उन लोगों की वो इंटरव्यूज लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और वहां पर जो है एक औरत, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, जस्ट बिकॉज ये है कि वो एहसन इकबाल की बहन है, वो खानदानी उसका पस मंजर है, लिहाजा अगले 3 साल के लिए बड़ी सैलरियां भी हैं, बड़े मौके भी हैं, कई अपने लोगों को इकोमोडेट करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि सारी उम्र जो नौजवान हैं वो सीएसएस के लिए तैयारी करते रहते हैं, मरते रहते हैं और मेरिट का उनके ऊपर एक वावेला किया जाता है, लेकिन आगे जिन लोगों ने उनको चुनना है उनकी अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो 0/0 है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि आपके जो सीएसएस अफसरान पास होके आते हैं वो क्यों फिरौन बन के आते हैं। दरअसल उनको जो भर्ती करने वाले होते हैं वो मेरिट पे नहीं होते। तो एक और जो है ये शीजा फातिमा देखिए, इसको वजीर मुमलकत आईटी बनाया गया है। अब इसकी टोटल क्वालिफिकेशन चेक करें, ये तदरीस से ये उस्ताद जो थी वो खिदमात सर अंजाम देती थी और इसकी जो सनत है वो पॉलिटिकल साइंस की है। किसकी जी? पॉलिटिकल साइंस की। और इसको जो वजारत दी गई है वो आईटी की दी गई है। इसके बाद ना कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, ना ही जो दीगर इंजीनियरिंग वगैरह है उसकी। और पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है वजारत, इसको दी गई है। क्यों? ये ख्वाजा आसिफ की भतीजी है, भांजी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ख्वाजा आसिफ की रिश्तेदार है, उनके खानदान की है, तो उसको ऊपर बिठा के ले गए। अब क्यों ना पाकिस्तान डूबे, क्यों ना डूबे। अरे यार, जब तुम लोग एक चपड़ासी की भर्ती के लिए उसका इंटरव्यू लेते हो और एक कांस्टेबल के लिए आप दौड़ने का पैमाना रखते हो, तो यार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज नजर नहीं आ रही? क्या ये लोग इंसान के बच्चे हैं? क्या इन लोगों की फैमिलीज की जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, ये जो वहां पे है एक सिंध में जी, वो बड़ा शुरू करने से पहले दरूद पढ़ता है मोहम्मद आले मोहम्मद पर, वो नासिर अब्बास शाह है मेरा ख्याल में उसका नाम। तो उसने अपने बेटे को वहां पर प्रोसिक्यूटर जनरल लगा दिया है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे एक। और खुदा गवाह है पाकिस्तान की फौज को इन लोगों के बारे में जरूर सोचना होगा। बसूरत दीगर आपका मुल्क नहीं बचने वाला। ये जितनी भी हमने खबरें की, कोई एक झूठी हो तो आप हमें पकड़ लीजिए। आखिर में आज मुहर्रम अल हराम शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ये किस कमाश के लोग हैं, ये भी करप्ट हैं, इनके नीचे जो इनके मुशीर हैं वो उनसे ज्यादा करप्ट हैं, और ये मुल्क की उन जो करीम सीटें हैं उनके ऊपर ये अपने बच्चों को और नाअहल लोगों को मेरा अल्लाह लेकर आ रहे हैं। और कल इन लोगों ने उन लोगों को भर्ती करना है जो इस मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख देंगे और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है ये बर्बाद कर देंगे। ऐ अल्लाह, हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गुनाहगार हैं, हमारी दुआ कबूल फरमा। हमारे किन गुनाहों की सजा है जो इतने घटिया तरीन हुक्मरान हमारे कंधों के ऊपर लाकर रख छोड़े हैं। परवरदिगार, अब हम थक गए हैं,
अब वास्ता है तुझे अपने प्यारों का, हमारे ऊपर से ये बोझ उतार, या हमें इतनी ताकत दे कि हम इनको अपने कंधों से उतारकर नीचे जमीन पर फेंक दें। बसूरत दीगर हमारी कोई सर्वाइवल नहीं है। ऐ अल्लाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तुझे वास्ता है, वो कितनी बहादुरी से कितनी बड़ी फौज के अगेंस्ट लड़ा। तो ऐ अल्लाह, उन शुहदा के वास्ते, उनके जो मसाइब हैं उनको सामने रखते हुए हमारी ये इल्तिजा है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और इन लोगों से हमारी जान छुड़ा। ये लोग तो पाकिस्तान के गले पड़ गए हैं। तो ऐ अल्लाह, जिन लोगों की औलाद नहीं है उनको औलाद नसीब फरमा, जिनके बच्चे बेरोजगार हैं अल्लाह उनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो वैसे परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो अपने पड़ोसियों के हाथों तंग हैं ऐ अल्लाह उनकी भी मदद फरमा। तू रहम फरमा मेरा अल्लाह, जो बच्चे जिनके घरों में बैठी हैं, जिनकी बेटियां बैठी हैं ऐ अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते करवा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में बेटियों के रिश्तों का। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।